नमस्कार साथियों। हम लोग आज जो आपका हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर है, जिसका नाम है निबंध एवं नाटक और इसका कोड है BAH 122। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने सिलेबस देख लिया था। अब जो सिलेबस में आपका पहला था निबंध का संक्षिप्त परिचय, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके संबंधित जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं वे निम्नवत हैं। हिंदी निबंध के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रमुख भेदों का उल्लेख कीजिए। 2011-12 में पूछा गया था प्रश्न। और दूसरा है हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। ठीक है, 2010-11 में पूछा गया। और एक है हिंदी निबंध के विकास में शुक्ल युग के योगदान का विवेचन कीजिए। तो ये तो आपका उद्भव और विकास के अंतर्गत ही आ जाएगा, जो तीसरा प्रश्न है। 2018-19 में पूछा गया है। तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग पहले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। इसका नाम है हिंदी निबंध के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रमुख भेदों का उल्लेख कीजिए। तो चूंकि ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो में मैं पहले निबंध के स्वरूप के बारे में बता दूंगा, उसके बाद उसके प्रमुख जो भेद हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये दो वीडियोज आएंगे इस पे। तो पहला है हिंदी निबंध के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो निबंध का स्वरूप क्या होता है, देखिए। तो उसके जो निबंध की जो परिभाषा दिया है काफी लेखकों ने, ठीक है, और जो उसके तत्व बताए गए हैं उसी के आधार पर हम निबंध का स्वरूप तय करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला हो जाएगा, इसकी हम लोग भूमिका लिख लेंगे प्रस्तावना टाइप से कि निबंध क्या होता है, उसके बारे में बता देंगे। उसके बाद उसके स्वरूप के बारे में बताएंगे। निबंध शब्द में दो शब्द हैं, जिसमें नि का अर्थ है भली भांति या विशेष प्रकार से, तथा बंध का अर्थ है बांधना। अर्थात निबंध ऐसी रचना है जिसमें विचार विशिष्ट दृष्टि से प्रस्तुत किए जाते हैं। जो निबंध है कि वो आधुनिक गद्य की विधा है। और इसमें जो है, जो लेखक होता है वे अपने विचारों को एक विशेष प्रकार की दृष्टि से प्रस्तुत करता है। किसी भी साहित्यिक विधा को परिभाषा में बांधना, जिसमें उसके सभी तत्वों एवं पक्षों का समावेश हो, आसान नहीं है। फिर भी कुछ साहित्यकारों ने निबंध को परिभाषित किया है। देखिए, साहित्य की जितनी भी परिभाषाएं हैं, ठीक है, उससे साहित्य की जितनी भी जो कहते हैं जैसे हेडिंग है या कुछ भी विषय है, उनको परिभाषाओं में आप नहीं बांध सकते, क्योंकि उससे फिर किसी उस पूरे टॉपिक का केवल एक पक्ष या दो पक्ष ही उस परिभाषा में आ सकते हैं। आप पूरे पक्ष को, पूरे स्वरूप को एक परिभाषा में नहीं बांध सकते, ठीक है। इसलिए फिर भी कुछ लेखकों ने, कुछ साहित्यकारों ने निबंध की परिभाषा को व्यक्त किया है, ठीक है। और इसी के आधार पे, इसके परिभाषाओं के आधार पे और तत्वों के आधार पे हम लोग निबंध के स्वरूप को जानेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परिभाषा लिखा है निबंध की कि व्यवस्थित एवं मर्यादित विचार प्रधान गद्य रचना है। निबंध जो है व्यवस्थित एवं मर्यादित विचार प्रधान गद्य रचना है, जिसमें विशिष्ट शैली का प्रयोग और लेखक के निजी अनुभव और चिंतन की विशेषता के कारण व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा भी रहेगी। तो क्या होता है कि निबंध जो है एक व्यवस्थित और मर्यादित मर्यादित विचार प्रधान गद्य रचना है। निबंध में एक विशेष शैली होगी। अभी हम लोग जब भेद की बात करेंगे तो उसमें शैली की बात करेंगे कि किस शैली में कौन सा निबंध लिखा गया, ठीक है। तो उसमें शैली की बात करेंगे तो एक विशिष्ट शैली होगी, लेखक के जो निजी अनुभव होंगे और जो उसकी चिंतन प्रणाली होगी, ठीक है, वही विशेषता उसके व्यक्तित्व में होगी और वह व्यक्तित्व ही निबंध में नजर आएगा, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को परिभाषित किया है, वह यह है कि भावों या विचारों की प्रधानता तथा शैली की रमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ, उसे ही निबंध साहित्य की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे जो मिसप्रिंट हो गया है, संज्ञा दी गई होगी। भाव, ठीक है, इसमें लेखक के भाव, विचार और भावों और विचारों की प्रधानता होगी, और जो शैली की है, शैली की सुंदरता होगी, ठीक है। उसी से उस इन दोनों के योग से जो साहित्य बना, उसे निबंध कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर गुलाब राय जो हैं, उन्होंने निबंध को परिभाषित किया है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, प्रच्छन्नता, सौष्ठव, सजीवता, साथ ही आवश्यक संगीत और सुसंबद्धता के साथ किया गया हो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो निबंध होता है वह एक सीमित आकार के भीतर, ठीक है, एक उसका सीमित आकार होना चाहिए, और उस सीमित आकार में ही विषय का वर्णन होना चाहिए, जो भी विषय है उसका संपूर्ण वर्णन होना चाहिए। और
एक विशेष निजीपन, कि अगर इस विषय का है तो इस विषय के ही बारे में लिखना चाहिए। तो क्षमता का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे कि वैचारिक व शिल्पगत स्वतंत्रता, कि विचार की दृष्टि से स्वतंत्रता है लेखक को, और शिल्प की दृष्टि से भी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अर्थ ये हो जाएगा। सौष्ठव का अर्थ तो सुंदरता होता है। तो वही गुलाब राय कहते हैं कि जो निबंध है, ठीक है, वो सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन हो, एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव या सुंदरता, सजीवता, साथ ही आवश्यक संगीत और सुसंबद्धता, मतलब जो वाक्य का निर्वाह है, एक से दूसरा वाक्य सुसंबद्ध होना चाहिए। ठीक है, गुलाब राय का यह कथन है निबंध के परिप्रेक्ष्य में। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, इसके बारे में मैंने बता दिया है। अब हिंदी जो निबंध है, हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण गद्य विधा है। इसे गद्य रचना का सबसे विकसित रूप माना जाता है। संस्कृत के आचार्य वामन ने लिखा है कि गद्य कवीनाम निकषः वदन्ति, गद्य को कवियों की कसौटी कहते हैं। कसौटी का अर्थ यहाँ पे होगा कि जो कवि लोग थे, ठीक है, वे अगर गद्य लिख लेंगे तो वे सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे। मतलब जो कवि थे वो कविताएं लिखते थे, पद्य लिखते थे, तो जो गद्य अगर लिख जाएंगे तो गद्य की कसौटी हो जाएगी एक प्रकार से। ठीक है, तो उसी प्रकार इस कथन को देखते हुए हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है, ठीक है, कि कसौटी मतलब एक सीमा हो जाएगी कि गद्य जो कवि हैं वो गद्य लिखने में उनका एकदम संपूर्णता दिखेगी अगर वो गद्य लिखेंगे तो निबंध जो है गद्य लेखकों की कसौटी है। यदि कोई गद्य लेखक निबंध लिख लेता है, एक अच्छा निबंध लिख लेता है, फिर तो वह अच्छा लेखक कहलाएगा। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही अधिक संभव है। ठीक है, जो भाषा की पूर्ण शक्ति होती है उसका विकास निबंधों में ही अधिक संभव है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अब हम लोग स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रारंभ में निबंध पद्य में लिखे जाते थे। ठीक है, इसमें निबंध का स्वरूप के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि प्रारंभ में जो निबंध थे पद्य में लिखे जाते थे, लेकिन आधुनिक युग में वह सिर्फ गद्य विधा बन गई। प्रारंभ निबंधों में विषय को महत्व देते थे, किंतु आज के निबंधों में व्यक्तित्व को ही अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, पहले जो था कि कोई विषय ले लिया, उस पे आराम से अपना निबंध लिख दिया, किंतु आज के जो निबंध है उसमें व्यक्तित्व, मतलब जो व्यक्ति की निजी भावनाएं हैं उनके बारे में उनके आधार पर निबंध लिखा जाता है। व्यक्तित्व का झलकना निबंधों की विशेषता है। इसी कारण निबंध का आकार सीमित तथा लघु होना चाहिए। समयानुरूप किसी भी विधा का ढांचा बदलता रहता है। आधुनिक निबंध का स्वरूप इतना लघु और सीमित है कि किसी विषय का विवेचन करना कठिन है। अब जो आधुनिक निबंध है उनका विषय बहुत ही छोटा है, क्योंकि इसमें जो व्यक्तित्व है उसका झलकना, वो व्यक्तित्व को प्रतिपादित किया जाता है, इसलिए उसका आकार लघु हो गया है। ठीक है, तो चूंकि लघु हो गया है तो इसमें किसी भी विषय का संपूर्ण विस्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए किसी विषय के एक किसी अंग को ही एक बार में विवेचन किया जा सकता है। लेखक अपने निबंधों द्वारा समीक्षा या विवेचन नहीं करता, अपितु विषय के बारे में मत या प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। निबंध पांडित्य दर्शन का उपादेय नहीं, बल्कि हृदय से संबंध रखने वाली वस्तु है। ठीक है, निबंध में ये नहीं है कि आप अपनी बुद्धि प्रधान है, निबंध दोनों को लेकर चलता है, बुद्धि प्रधान और हृदय प्रधान। ठीक है, आपके जो भाव हैं उनकी अभिव्यक्ति इसमें निबंधों में होनी चाहिए। प्रभावशाली भाषा शैली के माध्यम से अपने भाव या विचार पाठकों तक पहुंचाना उसका काम है, जिसके लिए वह उदाहरण, कथाओं आदि की सहायता ले सकता है और अपनी मौलिक अचूक तर्क शैली को अपनाता है। जो लेखक होता है, जो निबंधकार होता है, वो जो अपने भाव होते हैं उनको उदाहरण, कथाओं के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाता है और अपनी तर्क शैली को उसमें प्रस्तुत करता है। निबंध विषय विवेचन के पूर्णता की मांग नहीं करता, अपूर्णता में ही उसकी सफलता निहित है। निबंध है वो किसी भी विषय का पूर्ण विवेचन हो या जरूरी नहीं है। ठीक है, अपूर्णता में उसकी सफलता निहित है कि अगर उसके किसी भी एक अंग को भी छू लिया गया है निबंध में तो भी उससे निबंध की पूर्णता निहित है उसमें। डॉक्टर मुरलीधर बंसीलाल साहा ने निबंध के 4 तत्व माने हैं: व्यक्ति सापेक्षता, स्वच्छंदता, वैचारिकता और संक्षिप्तता। ठीक है, निबंध की परिभाषाओं के आधार पर कुल मिलाकर 8 तत्व हैं। यदि परिभाषाओं की को देख लिया जाए और जो मुरलीधर बंसीलाल साहा ने निबंध के 4 तत्व माने हैं, इन सभी को मिला के टोटल 8 तत्व हो जाते हैं। पहला हो जाएगा व्यक्तित्व, दूसरा हो जाएगा कसावट,
फिर हल्कापन, पूर्णता, संबद्धता, विषय का आधार, प्रवाह और उद्देश्य। ठीक है, तो ये सारे निबंध के तत्व माने जाते हैं कि प्रत्येक लेखक अपने हिसाब से, प्रत्येक साहित्यकार अपने हिसाब से निबंध के तत्व मानता है। इसलिए जो चूंकि देखिए निबंध की परिभाषा लेखकों के मत की व्याख्या है, इसलिए निबंध का कोई निश्चित स्वरूप नहीं दिखाई देता। प्रत्येक लोग अलग अलग तत्व मानते हैं, इसलिए जो निबंध है उसका स्वरूप तय करना एक कठिन है बात है। कुछ प्रमुख तत्वों के द्वारा हम निबंध के स्वरूप को जान सकते हैं। तो जो ये कुछ प्रमुख तत्व हैं जो मैंने अभी नीचे प्रदर्शित किए हैं, उनके अनुसार हम स्वरूप को जान सकते हैं। पहला हो जाएगा विषय या वस्तु। ठीक है, निबंधकार अपने मत के अनुसार किसी भी विषय पर निबंध लिख सकता है। निबंध में लेखक अपने व्यक्तित्व को प्रकट करता है, जिससे लगता है कि पाठक के साथ गपशप हो रही है, और गपशप के माध्यम से निबंधकार पाठक के साथ तादात्म्यता स्थापित कर सकता है। ठीक है, निबंध में लेखक उदाहरण, कथाओं द्वारा आदि द्वारा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, सीमित आकार में विषय को चित्रित कर सकता है और आदि मध्य अंत का उचित निर्वाह करता है। जिस तरह लेखक विषय को प्रस्तुत करता है उस पद्धति पर निबंध का रूप निर्भर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विषय या वस्तु। जो लेखक होता है विषय या वस्तु को के द्वारा निबंध में विषय या वस्तु का प्रतिपादन करता है। दूसरा हो जाएगा व्यक्तित्व। निबंध की आत्मा व्यक्तित्व है। लेखक का व्यक्तित्व ही निबंध के रूप एवं प्रतिपादन पद्धति को निश्चित करता है। जिस प्रकार का लेखक का व्यक्तित्व होगा उसी प्रकार निबंध का स्वरूप होगा। निबंध का जो स्वरूप होगा, जो वो निबंध लिखेगा उसका उसी प्रकार से उसी विषय का उसमें एक प्रकार से अंकन होगा, और इसी पर ही निबंध का उद्देश्य भी निर्भर करता है। ठीक, जिस हिसाब से उसका व्यक्तित्व होगा उसी हिसाब से निबंध लिखेगा और उसी हिसाब से निबंध का उद्देश्य भी होगा। लेखक का व्यक्तित्व उसके बुद्धि पक्ष पर और भाव पक्ष पर निर्भर करता है। लेखक का अध्ययन, चिंतन, मनन, तर्क, यथार्थता आदि उसके बुद्धि तत्व को निर्मित करने वाले तथ्य हैं। इसके बल पर वह संक्षेप में बहुत कुछ कह जाता है। ठीक है, जो लेखक का बुद्धि तत्व है वह प्रायः उसके जो वो पठन पाठन करेगा, चिंतन मनन करेगा, उसके आधार पे उसका बुद्धि तत्व है उसका विकास होगा। ठीक है, लेखक का अनुभव, रुचि, जीवन दर्शन उसकी सौंदर्य दृष्टि अथवा भावात्मकता की निर्धारित करने वाली बातें हैं। जो उसका भाव पक्ष होगा वो उसके अनुभव, रुचि और जो जीवन को वो समझेगा उसके अनुसार वह उसका भाव पक्ष प्रधान होगा। भाषा शैली, निबंधकार का जिस प्रकार का व्यक्तित्व होता है उसी के अनुरूप उसकी शैली होती है। शैली पर ही लेखक का समस्त व्यापार निहित होता है। अब यहाँ पे शैली की बात की जाए, ठीक है, तो शैली जैसे व्यास शैली हो जाएगी, समास शैली हो जाएगी। जैसे व्यास शैली है, ठीक है, जिस प्रकार का व्यक्तित्व होगा, यदि मान लीजिए कि उसका व्यक्तित्व है बुद्धि प्रधान व्यक्तित्व है, तो वह प्रायः वर्णात्मक और विवरणात्मक निबंधों को लिखेगा। ठीक है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का सीरीज के फूल है। ठीक है, तो यह एक व्यास शैली का निबंध है। तो हम लोग शैली के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, जब निबंध के भेद पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब हम लोग विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शैली पर ही लेखक का समस्त व्यापार निहित होता है। लेखक सुलझे हुए विचार अपनी अलग अलग शैली में प्रकाशित करता है। लेखक की भाषा पाठक के समझने योग्य होनी चाहिए। वह प्रसादपूर्ण शैली होनी चाहिए। प्रसादपूर्ण शैली आती है जिसमें भाषा का प्रवाह होता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार उसमें सौंदर्य भी होना चाहिए। प्रायः भिन्न भिन्न लेखकों की शैली विशिष्ट हो जाती है। विषय एवं वृत्ति के अनुसार शैली में भिन्नता आना अनिवार्य है। जो ठीक है, तो ये जो विषय होगा, जो लेखक की मनोवृत्ति होगी, उसके अनुसार शैली होगी, उसी प्रकार शैली की भिन्नताएं आएंगी। तो ये उपर्युक्त तत्वों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यही निबंध का स्वरूप मानना चाहिए। ये आपके निबंध का स्वरूप का विस्तृत वर्णन मैंने कर दिया है। तो आप लोगों को अगर कुछ इसमें ना समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये आपका अब अगले वीडियो में मैं इसके प्रमुख भेदों का उल्लेख कर दूंगा, जिससे यह पूर्ण प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया है। आप लोग में जब यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग संक्षिप्त में इसका वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग हिंदी निबंध के उद्भव और विकास को पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम में 6 निबंध संकलित हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।